हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद सी एस यतीन में। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेबर लॉस के वीडियो सीरीज पे। हम लोग एसएस कोड की बात कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 1 तक पढ़ाई की है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 एंड 3। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज देर आर मेनी डेफिनेशंस ओके इन सेक्शन 2। देखते हैं अगर एक वीडियो में हम लोग कवर कर पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ओके वी विल कंटिन्यू विद द definitions. So section 2 talks about the definitions as any other act or code. Okay, normally this section 2 is dedicated for the definitions which are to be defined okay clearly. Okay, उस particular wordings का definitions इस कोड में भी दिया है. So कितने definitions है इस पूरे कोड में? तो there are total 91 definitions. बहुत ज़्यादा definitions दी है। देखिए एक बात जान लीजिए कि ये कोड्स को सब्स्यूम क्यों किया गया, इन सारे सब्जेक्ट मैटर को मर्ज करके कोड में क्यों लाया गया, जब ये नो एक्ट इस कोड में आ रहे हैं। ओके तो ऐसी डेफिनेशंस थी जो इन सारे एक्ट में अलग अलग तरीके से ओके उसको डिफाइन की गई थी, जैसे कि वेजेस की डेफिनेशन। ओके तो देर यूज टू बी एम्बिग्यूटी। ओके बहुत कंफ्यूजन हो जाता था कि एक ही डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए ओके बहुत दिक्कत आती थी। और उसी वजह से ओके अभी ये नो जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए कॉमन डेफिनेशन रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो डिफिकल्टी लेवल कम कर देगी आने वाले समय में। तो जहाँ भी मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू ओके, तो मैं उसको मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट। ओके यू ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट। जो सेमेस्टर 5 के एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ओके उनको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें डेफिनेशंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके सो 2 मार्क्स के लिए तो यू कैन जस्ट मार्क दोज डेफिनेशंस एज इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्विकली हम लोग जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ। तो पहला डेफिनेशन है एजेंट। So who is an agent? We normally know the person who represents the another person, principal. So in relation to an establishment, okay, establishment की बात हो रही है, it means every person. तो हमेशा याद रखिए establishment। तो अगर आप ऐसे कोई अलग वर्ड्स देखते हैं तो आपको पहले जाके देखना है कि डेफिनेशन है क्या। बट आई विल गो इन अ सीक्वेंस। मैं 1 2 3 के हिसाब से जाऊंगा। 91 तक हमको डेफिनेशन देखना है, बट वेरी क्विकली वी विल लुक इनटू द डेफिनेशंस। Means every person whether appointed such as agent or not who is acting or purporting to act on behalf of the owner takes part in the management कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट। तो देखो ये एजेंट का डेफिनेशन है एस्टैब्लिशमेंट से ओके कनेक्टेड है। ओके जो ओनर के ऑन बिहाफ में ओके एक्ट कर रहा है, पार्ट ले रहा है मैनेजमेंट में, कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और पार्ट डेवलप में, उसको हम लोग कहेंगे एजेंट। ओके नॉर्मल डेफिनेशन है। एग्रीगेटर ये नया डेफिनेशन है। ओके आई विल मेक अ स्टार्ट टू इट। ओके एग्रीगेटर मीन्स अ डिजिटल इंटरमीडियरी और मेकर marketplace for a buyer or user of a service to connect with the seller or service provider। तो कोई एग्रीगेटर का आप नाम ले सकते हो। ओके क्या ध्यान में आ रहा है कोई एग्रीगेटर? सही पहचाना, जो अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है ओके जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और स्विगी जोमेटो, ऑल दीज आर नथिंग बट द एग्रीगेटर्स। ओके दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म ओके टू बायर एंड सेलर। okay they are connecting the seller and the service provider। okay so these are the aggregators। उनके कुछ responsibilities होने वाली है okay under code on social security okay, because gig worker जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स स्पेशली उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए okay इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक डेफिनेशन था जो सब जगह आपको मिलता था पहले वाले लेबर लॉज में। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। तो इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके ओके सेंट्रल गवर्नमेंट और इन एनी अदर केस और इन एनी अदर केस द स्टेट गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो मैं इस डेफिनेशन पे ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करता। हम लोग आगे बढ़ते जो अलग अलग डेफिनेशंस आ गई है उन पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अगेन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन है। इट मीन्स ऑडियो विजुअल प्रोड्यूस ओनली और पार्टली इन इंडिया। ओके कहाँ हो रहा है प्रोड्यूस? इंडिया में हो रहा है। ओके एंड इंक्लूड और क्या इंक्लूड है उसमें? एनिमेशन इंक्लूड है, कार्टून डिपिक्शन इंक्लूड है,
ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल प्रोडक्शन और एनी अदर एक्टिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग देयर ऑफ। फीचर फिल्म्स भी हो सकती है, नॉन फीचर फिल्म्स हो सकती है, टेलीविजन, वेब सीरियल्स आजकल बहुत उसका बोलबाला है, टॉक शोज हो सकते हैं, रियलिटी शोज होते हैं एंड स्पोर्ट्स शोज हो सकते हैं। ओके, तो ऑडियो विजुअल वर्कर्स की बात होती है, तो ऑडियो विजुअल वर्कर्स कौन है? जो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, नहीं ज़रूर मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, ऑथोराइज ऑफिसर नॉर्मल डेफिनेशन है। ओके, सच ऑफिसर एट द सेंट्रल बोर्ड और एज द केस में भी कॉर्पोरेशन। सेंट्रल बोर्ड कहाँ आता है? ईपीएफ में आता है, और कॉर्पोरेशन कहाँ आता है? कॉर्पोरेशन इज नथिंग बट द ईएसआईसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में जानते हैं। अगेन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें वर्कर काम करते हैं वो बिल्डिंग वर्कर है। ओके, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इट मीन्स ओके, नॉर्मली आप देखेंगे कौन सा वर्क होता है इसमें? कंस्ट्रक्शन होता है, अल्टरेशन होता है, रिपेयर्स होता है, मेंटेनेंस होता है, डेमोलिशन इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स होता है, स्ट्रीट, रोड्स, रेलवेज, ट्रामवेज, ओके, एयरफील्ड्स, इरिगेशन, ड्रेनेज। तो आप देखोगे अलग अलग टाइप का वर्क जहाँ कंस्ट्रक्शन काम किया जाता है, बिल्डिंग का काम किया जाता है, वो सारे वर्क्स को इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये वर्ड्स आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे जगह पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी इंक्लूडेड। बिल्डिंग वर्कर कौन है? ओके, बिल्डिंग वर्कर कौन है? बेसिकली बिल्डिंग वर्कर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओके, इन कनेक्शन विद एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन। एक ही ध्यान में रखना है, देखो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जो भी कोई पर्सन एम्प्लॉयड है उस पर्टिकुलर वर्क में, तो वो स्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, टेक्निकल क्लरिकल वर्क भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी, डोंट गो जस्ट गो बाय द वर्ड ऑफ वर्कर। ओके, वो क्लरिकल स्टाफ भी हो सकता है। ओके, ही विल फॉल अंडर द बिल्डिंग वर्कर। हाँ, बट एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ओके, एक्सक्लूजन इज ऑल्सो गिवन। ओके, any such person who is employed mainly in the managerial capacity or supervisory or administrative capacity is not a building worker। देखो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ, ये सोशल सिक्योरिटी वर्कर बिल्डिंग वर्कर को दी जा रही है। एक मैनेजर काम कर रहा है, ओके, हायर लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट में, ही विल नॉट फॉल अंडर द बिल्डिंग वर्कर डेफिनेशन। ओके, बिकॉज अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर कोड इज वेरी क्लियर, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू वर्कर कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, तो बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, तो इनके लिए क्या बनाया गया है? ओके, इट मीन स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स एंड वेलफेयर बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया है थ्रू विच ओके दिस टाइप ऑफ द सोशल सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डेफिनेशंस की तरफ। करियर सेंटर, ओके, करियर सेंटर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, अभी इस डेफिनेशन को नई तरीके से बनाया गया है, तो एक नया डेफिनेशन है। इट मीन्स एनी ऑफिस, ओके, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखिए आ गया वर्ड, प्लेस और पोर्टल, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा किस तरीके से करियर सेंटर को एस्टेब्लिश करना है। प्रोवाइडिंग सच करियर सर्विसेज, क्या प्रोवाइड करेंगे वो? करियर सर्विसेज। ओके, तो करियर सर्विस में क्या होता है? अगर मालूम होगा आपको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नॉर्मली रजिस्ट्रेशन होता था, कलेक्शन एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन होता था। ओके, सो रजिस्ट्रेशन, collection and furnishing information either by keeping of the registers or otherwise manually, digitally, virtually or through other mode as may be prescribed by the central government। central government बताएगा क्या क्या होना चाहिए and what it should include, okay, and it should relate to। ओके, तो पर्सन्स हु सीक एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एम्प्लॉइज, ओके, एस्टेब्लिशमेंट, जिनको काम पे रखना है, ओके, एम्प्लॉइज को। पर्सन्स हु सीक एम्प्लॉयमेंट, जिन पर्सन्स को, ओके, क्वालिफाइड पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अकरेंस ऑफ वैकेंसी, जब भी वैकेंसीज आएगा, ओके, उनको बताना जरूरी है। ओके, तो प्रिस्क्राइब टाइप ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये करियर सेंटर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पर्सन्स हु सीक वोकेशनल गाइडेंस और करियर काउंसलिंग और गाइडेंस टू स्टाफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके, ये भी सर्विसेज दी जाएगी इस करियर सेंटर में, तो ये इससे रिलेट करेगा। सेंट्रल बोर्ड, ओके, इट मींस द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ओके, ये ईपीएफ एक्ट के रिलेटेड है, किसका? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। ओके, तो एक बोर्ड है, उसको हम लोग सेंट्रल बोर्ड कहेंगे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहेंगे। ओके, नॉर्मल डेफिनेशन।
सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसका रेफरेंस हम लोगों ने पहले भी देखा था. ओके, कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. ओके, सो ही विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. चाइल्ड फॉर द पर्पजेस इंक्लूड्स अ स्टिल बोर्न चाइल्ड ऑल्सो. ओके, चैप्टर 6 के रिलेटेड रहेगा, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे. Commissioning mother means a biological mother who uses her egg to create an embryo implemented in the any other woman. Okay, ये मैटरनिटी बेनिफिट के रिलेटेड है. कंपनी मीन्स कंपनी, डायरेक्टली डेफिनेशन एडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन चैप्टर, दैट इज 7. Competent authority means any authority appointed under section 58 for the purposes of chapter 5 or notified for the purpose of chapter 6, 7. तो अलग अलग पर्टिकुलर चैप्टर में competent authority का रेफरेंस रहेगा. Completed year of service means continuous service of फॉर 12 मंथ्स. ओके, ये बेसिकली आपको ये डेफिनेशन आता है ग्रेजुएटी में रेफरेंस. ओके, ग्रेजुएटी में इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा. तो 12 मंथ्स का सर्विस हो गया कंटिन्यूअस, तो उसको हम लोग एक कंप्लीटेड ओके ईयर ऑफ सर्विस कहेंगे. confinement means labor resulting in issue of the living child, labor after 26 weeks of the pregnancy, okay, resulting in the issue of the child whether alive or dead. तो ये आएगा आपका मैटरनिटी बेनिफिट में. ओके, मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ आपको, सो दैट ओके इट विल बिकम इजी व्हेनेवर यू विल स्टडी द करस्पॉन्डिंग टॉपिक. यू शुड कम टू नो कि मेरा ये डेफिनेशन कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ यूज किया गया है एज अ रेफरेंस. कॉन्ट्रैक्ट लेबर, देखिए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर थ्रू एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, ओके, एम्प्लॉय किए जाते हैं. ओके, सो बेसिकली ए इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपॉइंटिंग बी एज अ कॉन्ट्रैक्टर. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्टर के कुछ एम्प्लॉयज है, ओके, जो बनेंगे मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेबरर. ओके, एंड दे आर वर्किंग विथ होम एस्टेब्लिशमेंट. तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को भी डिफाइन किया है, दोनों साथ में पढ़ेंगे. ओके, सो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? In relation to the establishment means a person who undertakes to produce a given result of establishment. देखो, बी ने ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि आपका काम मैं करूंगा, मेरे एम्प्लॉयज करेंगे. अदर देन मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स, खाली सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहा है, ओके, एक्चुअल में काम प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ओके, आर्टिकल्स टू ऑफ मैन्युफैक्चर और टू सच एस्टेब्लिशमेंट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो उनमें दोनों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी एग्री करता है, मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स आपके यहाँ भेज दूंगा, आप मेरे एम्प्लॉयज है, आपके यहाँ काम करेंगे. ये सप्लाई और सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एज मेयर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्टर. इवन सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके, तो बी ने अगर किसी और एक को अगर जॉब दे दिया, उनके लेबर काम कर रहे हैं एक यहाँ, तो वो भी इस डेफिनेशन का पार्ट बन जाएंगे. ओके, आगे बढ़ते. कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है? फिर सिंपल है, ओके, जो बी के एम्प्लॉयज है वो बन जाएंगे ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर. इट मीन्स अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट व्हेन ही इज हायर्ड इन कनेक्शन विद सच वर्क और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, तो बी हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है. विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ए को पता है पता नहीं, बट वो काम कर रहे हैं एक एस्टैब्लिशमेंट में, तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन जाएंगे. एंड इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर. ओके, अभी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर ओएसएच कोड में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है, उनके स्पेशल प्रोविजंस में डिफाइन किए हुए हैं. बट इसमें बट डज नॉट इंक्लूड. ओके, कौन इंक्लूड नहीं है इस डेफिनेशन में? एन एम्प्लॉय अदर देन अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट एंड हिज एम्प्लॉयमेंट इज गवर्न्ड बाय म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट including engagement on a permanent basis. They are not contract laborers and gets periodical increment in the pay, social security coverage and other welfare benefits in accordance with the law for the timing in force in such employment. Okay, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है कौन नहीं है इस डेफिनेशन में अच्छी तरह बताया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंट्रीब्यूशन. ओके, कंट्रीब्यूशन मीन्स सम ऑफ मनी पेएबल बाय द एम्प्लॉयर अंडर दिस कोड टू द सेंट्रल बोर्ड एंड टू द कॉर्पोरेशन. तो कहा इसका रेफरेंस आएगा? ईपीएफ में रेफरेंस आएगा. ओके, ध्यान में रखिए, ईपीएफ में रेफरेंस आएगा, ईएसआईसी में रेफरेंस आएगा, बिकॉज ईएसआईसी और ईपीएफ दिस टू चैप्टर्स, ओके,
these two provisions talk about the contribution from employee side and employer side, okay, as the case may be, and includes any amount payable or by or on behalf of the employee in accordance with the provisions of the code, okay. तो employer भी contribute करता है, employee भी करता है, वो कैसे करता है वो तो हम लोग देखने ही वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं. कॉरपोरेशन, ओके, ESIC कॉरपोरेशन, ओके, वेरी सिंपल, ESIC लिख भी देता हूँ इधर आपके रेफरेंस के लिए. डिलीवरी मीन्स द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. कहाँ एप्लीकेबल होगा ये डेफिनेशन? मैटरनिटी बेनिफिट में. डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज एम्प्लॉई, नेमली कहाँ एप्लीकेबल होगा? ओके, एम्प्लॉई कंपनसेशन में. देखो इस तरीके से आपको याद रखना है, ओके. डेफिनेशन को खाली रट्टा नहीं मारना है, ओके. आपको अच्छी तरह रूट लर्निंग करना नहीं है, ओके. ये डेफिनेशन का मेरा रेफरेंस किस पर्टिकुलर प्रोविजन में रहेगा ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ओके. तो डिपेंडेंट के डेफिनेशन में कौन आएगा? ओके, विडो आएगी, माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन आएगा, अनमैरिड लेजिटिमेट, एडॉप्टेड डॉटर, अ विडोड मदर, provided that for the purpose of the chapter 4, okay, a legitimate adopted son, okay, who has not attained the age of 25 years, okay, shall be dependent. तो चैप्टर 4 क्या है? इमीडिएटली आपको रिकलेक्ट होना चाहिए. चैप्टर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? ओके, तो चैप्टर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? चैप्टर 4 बात कर रहा है ESIC के बारे में. If wholly dependent on the earnings of the employee at the time of the death, legitimate और adopted son. तो ये सारे रिलेशंस दिए हुए हैं, ओके. इसके रिलेटेड जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल होगा ही विल बिकम अ डिपेंडेंट, ओके, ऑन द डिसीज एम्प्लॉय इनकम, और उनको बेनिफिट दिए जाएंगे, डिपेंडेंट का बेनिफिट, उसके लिए डेफिनेशन दिया गया है, ओके. तो ये डेफिनेशन भी तो वैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ओके, यूनिवर्सिटी एग्जाम में. बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, तो रिलेशन से दी है, उसको याद करना है आपको. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. डॉक वर्क मीन्स एनी वर्क इन और विद इन द विसिनिटी और एनी पोर्ट, पोर्ट के रिलेटेड है ना, ओके, इन कनेक्शन विथ और रिक्वायर्ड फॉर और इंक्लूडेड टू लोडिंग, अनलोडिंग, मूवमेंट और स्टोरेज ऑफ द कार्गोज. कार्गोज आता है ना, ओके, पोर्ट के यहाँ से, तो उसको डॉक वर्क होगा. दैट इज अ प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ओके, दैट इज अ वर्क प्लेस. अदर वेसल, पोर्ट, डॉक, स्टोरेज प्लेस और लैंडिंग प्लेस एंड इंक्लूड्स वर्क इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ शिप्स, उसको भी इंक्लूड किया गया है. अदर वेसल्स फॉर रिसिप्ट or discharge of cargoes or living port. All repairing and maintenance process is connected with any hold, tank, structure, lifting machinery or any other storage area on the board of the ship in the docks. ये भी include है. पेंटिंग, क्लीनिंग ऑफ एनी होल, टैंक, स्ट्रक्चर, लिफ्टिंग मशीनरी. तो ये सब क्या किस में इंक्लूड हो जाएगा? डॉक वर्क में इंक्लूड हो जाएगा, ओके. सो जब भी डॉक वर्क का रेफरेंस आएगा यू हैव टू जस्ट रेफर टू दिस डेफिनेशन. एम्प्लॉय, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. हु इज एन एम्प्लॉय? डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू डेफिनेशन, एम्प्लॉय वर्सेस वर्कर, ओके. तो वर्कर तो बेसिकली अलग अलग टाइप से वर्कर को डिफाइन किया गया है, ओके. वर्कर इज वेरी डिफरेंट देन एम्प्लॉय को. इन दोनों डेफिनेशन को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया गया है. तो बेसिकली हु इज एन एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस. मीन्स अप्रेंटिस एम्प्लॉय है कि नहीं? नहीं है, ओके. बिकॉज अप्रेंटिस को एक अलग सा लॉ अप्लाई होता है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लेबर कोड, अप्रेंटिस एक्ट 1961. सो एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस. वेजेस पे एम्प्लॉय किया जाता है. कहाँ किया जाता है? बाय एन एस्टेब्लिशमेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, ओके, विल ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर किसी एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉय किया गया तो भी एम्प्लॉय बन जाएगा. क्यों किया जाता है? टू डू एनी स्किल. कौन सा जॉब? स्किल जॉब, सेमी स्किल, अनस्किल, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी. देखो बहुत तरह के जॉब एम्प्लॉय को करने पड़ते हैं, ओके. कर सकता है. either he can be doing the managerial or administrative work also, okay. Managerial, administrative, technical, clerical or any other work, whether the terms of employment be express or implied. express terms पे काम पे रखा है या implied वैसे he just coming to the establishment and working, he is also included under definition of employee. Also includes a person declared to be an employee by an appropriate government but who is not an employee. ये मालूम होना ज़रूरी है. Any member of the armed forces of the union. Armed forces of the union को employee नहीं कहा जाएगा under this code, okay. ये बात समझना ज़रूरी है. For the purposes of chapter 3 and 4, okay, in case of the employees provident fund scheme and the term employee shall means 3 and 4 क्या है? EPF और ESIC. Such employee drawing wages
less than or equal to wage ceiling notified by the central government and include such other person or class of person as the central government may by notification specify to be the employees. For provided further that for purpose of counting employees for the coverage of establishment under chapter 3 and 4, the employees whose wages are more than wage ceiling so notified shall also be taken into consideration or account. Okay. For chapter 7, the employee shall mean only such persons as specified in the second schedule, which is related to which particular provision? Yes, okay, it is related to employee compensation एंड सच अदर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज. तो क्या लिखा है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में? अगर ये बात आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वेज सीलिंग डिसाइड किया जाएगा और उस पर्टिकुलर वेज सीलिंग के वेजेस लेस देन और इक्वल टू वेजेस ओके अगर रहेंगे तो वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आ जाएंगे. तो एग्जिस्टिंग लॉज क्या बात करते हैं कि अगर 15,000 के वेजेस अगर कोई एम्प्लॉय और उससे नीचे के वेजेस लेता है तो उसको कंपलसरी ईपीएफ स्कीम में आना है. 21,000 ओके ग्रॉस वेजेस की बात करी जाती है ओके अगर वो लेता है और उससे नीचे लेता है दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज कंपल्सरीली फॉलिंग अंडर द ईएसआईसी प्रोविजंस. ओके तो उस तरीके का वेज सीलिंग नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ओके एंड उनको ही ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन या सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे कंपल्सरीली. बट ऐसा नहीं है दैट बेनिफिट ईपीएफ स्कीम एंड एवरीथिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू द अदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल. Who is an employer? पर्सन वो एम्प्लॉय सिंपल है ना, जो एम्प्लॉय करता है कैसे करता है, डायरेक्टली करता है या थ्रू एनी अदर पर्सन और ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन वन और मोर एम्प्लॉयज इन द एस्टेब्लिशमेंट. ओके वेदर एस्टेब्लिशमेंट इज कैरिड ऑन बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ओके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अगर एस्टेब्लिशमेंट है द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ सच डिपार्टमेंट. तो अगर जो हेड है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयर. Okay and if the no authority is specified the head of the department will directly become the employer. अगर authority specify है तो वो बन जाएगा employer, authority specify नहीं है तो जो भी head रहेगा for a time being sitting on that position will be considered as the employer. And in relation to the establishment carried on by the local authority जो भी रहेगी chief executive of that particular authority. ओके जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का ओके वो बच जाएगा एम्प्लॉयर. तो ये तो हुई बात हमारे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड. बट इंक्लूड्स कौन है इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट विच इज फैक्ट्री. ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इज द एम्प्लॉयर. ऑक्यूपायर कौन है? डिफाइंड अंडर द ओएसएच कोड. ओके who controls the affairs of the entire factory. ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड ही इज द ऑक्यूपायर. ऑक्यूपायर की ड्यूटीज भी स्पेसिफाई की गई है फैक्ट्रीज एक्ट में जो अभी ओएसएच कोड का पार्ट बनने वाली है. इन रिलेशन टू द माइन द ओनर ऑफ द माइन, माइन का ओनर रहेगा या एजेंट रहेगा, मैनेजर रहेगा हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन अंडर द लॉ. अभी माइन के स्पेशल प्रोविजंस कहाँ डिफाइन किए? नॉट अंडर दिस एक्ट, नॉट अंडर दिस कोड. ओके दोस आर डिफाइंड अंडर द ओएसएच कोड. ओके वो बन जाएगा एम्प्लॉयर. Or in relation to the any other establishment, okay, the person who or authority which has ultimate control, ये wordings को ध्यान में रखना है, which has ultimate control over the affairs of the establishment, जिसके पास ultimate control है, who can have the ultimate control of the decision making will become the employer. And the where said affairs are entrusted to the manager or managing director, okay, then such manager or managing director. एक यूनिक बात इस पर्टिकुलर प्रोविजन में लिखी गई है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में लाया गया है. तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर को भी आ जाएगी अंडर दिस पर्टिकुलर कोड. legal representatives legal representative of the deceased employer okay are also falling under this definition of the employer. तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके आगे के डेफिनेशन की तरफ. तो ये 2 मार्क के लिए या आपको शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन ओके आ सकता है. वेरी लेंदी आंसर इज ऑल्सो गिवन. 2 मार्क के लिए आता है तो आपको बताना है कि एम्प्लॉयर के कैटेगरी में कौन सी एम्प्लॉयर आते हैं. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एम्प्लॉयमेंट इंजुरी. ओके एम्प्लॉयमेंट इंजुरी कहाँ आती है? ओके 2 चैप्टर में इसका रेफरेंस है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7. ओके अभी तो आपको याद आना चाहिए चैप्टर नंबर 4 क्या है? यस ईएसआईसी. चैप्टर 7 क्या है? यस एम्प्लॉय कंपनसेशन. राइट ओके तो चैप्टर नंबर 4 एंड 7 एम्प्लॉयमेंट इंजुरी के बारे में लिखा गया है. ओके चलिए थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं.
इट मीन्स पर्सनल इंजुरी टू एन एम्प्लॉय कॉज बाय एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से जो पर्सनल इंजुरी होती है, ओके, और एन ऑक्यूपेशनल डिसीज विच इज कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एज द केस में बी, बट वो कहाँ होनी चाहिए, इट शुड बी कनेक्टेड अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इट इज अराइजिंग आउट ऑफ, ओके, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के वजह से वो कनेक्टेड है, एंड इन द कोर्स ऑफ मीन्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दैट इंजुरी इज हैपनिंग, okay, then only, okay, that particular injury will fall under the definition of employment injury, okay, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। establishment, okay, again important definition establishment, it means a place where any industry, trade, business, manufacture or occupation, okay, is carried on, जहाँ क्या हो रहा है, any industry, trade, business, manufacture or occupation is carried on, okay, or a factory, motor transport undertaking, newspaper establishment or audiovisual production, business or other construction work or plantation is happening, mine, port, vicinity of the port where dock work is carried on। देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन दी एस्टैब्लिशमेंट पे, ओके, अगर आप इस डेफिनेशन को देखोगे समझ में आएगा कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ द वर्क प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ओके। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज हम लोगों ने शेड्यूल 1 देखा, शेड्यूल 1 में क्या दिया है, ओके, फर्स्ट शेड्यूल में, कि किस एस्टैब्लिशमेंट को कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा उस एस्टैब्लिशमेंट में कितने लोग काम करते हैं, okay, so first that workplace should fall under the definition of establishment, and accordingly the code will be made applicable. For chapter 3 where establishment consists of different departments, chapter 3 क्या है, EPF, okay, whether situate in the same place or different places, all such department or branches shall be treated as part of the same establishment, okay। तो एक्सप्लेनेशन क्या प्रोवाइड किया है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट, लेट से मेरा मेन ऑफिस है मुंबई में, हेड ऑफिस इज इन मुंबई, आई हैव अदर ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ओके, सो वेदर सिचुएटेड इन सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस, मेरी ब्रांचेस अलग अलग प्लेसेस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, बट मेरी सारी, ओके, सारी डिपार्टमेंट्स क्या समझी जाएगी, एक ही एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, शैल बी ट्रीटेड एज द सेम एस्टेब्लिशमेंट। ये नहीं भूलना, ये किसके लिए लागू है, ईपीएफ के लिए लागू है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Executive officer, it means such officer of the appropriate government as may be notified by the government for the purpose of chapter 13, okay, or an officer authorized in writing of such, okay, executive officer। तो एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरिंग के बारे में ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है। exempted employee for the purpose of chapter 3 means an employee to whom any of the schemes referred, okay, in section 15, बट फॉर द एग्जेम्पशन ग्रांटेड अंडर दिस कोड, तो उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, ओके, हु हैज अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 मीन्स एन एम्प्लॉय हुज वेजेस इज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हु इज नॉट लायबल टू पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। तो कुछ एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज है, ओके, बेसिकली दिस इज कनेक्टेड विद द ईएसआईसी प्रोविजन, ओके। फैक्ट्री, अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओके, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। It means any premises including precincts thereof, okay, ध्यान में रखो। फैक्ट्री, this definition is defined under Factories Act 1948 existing law, okay, again OSH code, okay, where the factory related special provisions have been defined, okay, वहाँ भी आपको फैक्ट्री का रेफरेंस मिलेगा, तो उधर का फैक्ट्री का रेफरेंस और इधर का थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एसएस कोड। तो फैक्ट्री क्या है, एक ऐसा प्रीमाइसेस, ओके, जहाँ कितने लोग काम करते हैं, 10 या ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और 1 साल में काम कर रहे थे, प्रेसिडिंग 12 मंथ्स में काम कर रहे थे, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है ना, तो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिनेशन, और जहाँ क्या यूज किया जा रहा है, पावर यूज किया जा रहा है विद द एड ऑफ द पावर, ओके, एंड इज ऑर्डिनरीली सो कैरिड ऑन। तो ये होगी बात जहाँ पावर यूज किया जा रहा है, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ओके, या पर्टिकुलर प्रेसिडिंग 12 मंथ्स में काम करते थे और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर यूज की जा रही है, वो भी बन जाएगा फैक्ट्री। बट फैक्ट्री क्या नहीं है, ओके, बट व्हाट इज नॉट अ फैक्ट्री विच इज गिवन ओवर हियर, ओके, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री,
बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होता है? ओके, ऑफ कोर्स माइन नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि माइन इज अ डिफरेंट थिंग ना। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस के मोबाइल यूनिट नहीं इंक्लूड होंगे। रेलवे रनिंग शेड इज नॉट अ फैक्ट्री, होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस इज नॉट अ फैक्ट्री. So apart from this, whichever premises will fall under the definition of factory where manufacturing process is carried on, where 10 or more employees are working, they have used the term employee, not worker. Okay, whereas in OSH code and the Factories Act, you will find the worker is used. So for counting the number of employees, they have just provided the explanation. Okay, all employees in different groups of relays shall be taken into account. अलग अलग relays में काम कर रहे हैं, उनको भी साथ में should be taken into account. Okay, the mere fact that electronic data processing unit or computer unit is installed in any premises or part thereof shall not be considered as a factory. No manufacturing process. So manufacturing process बहुत important है boss. Okay, otherwise that will not become a factory. ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना ही चाहिए. फैमिली मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स. सिंपल है फैमिली का डेफिनेशन. और एन अनऑर्गेनाइज वर्कर एज ए केस में भी कौन है फैमिली में? स्पाउस तो आएगा ही. ओके, माइनर लेजिटिमेट एडॉप्टेड चाइल्ड डिपेंडेंट. okay, so again there are some relations they have given. I will not go to this all this type of relations. so basically जैसे डिपेंडेंट का डेफिनेशन आपने पढ़ा है, उसी तरह एक फैमिली का डेफिनेशन पढ़ना है, जहाँ रिलेटिव्स आएंगे उस डेफिनेशन में. स्पाउस रहेगा, माइनर लेजिटिमेट अडॉप्टेड चाइल्ड रहेगा, चाइल्ड हु इज डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉई. ओके, whose education till attains the age of 21 years or unmarried daughter. ये सारे लोग फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. देखिए अभी इस कोड में ना एक डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है, ओके, जो पहले वाले किसी एक्ट में नहीं था. ओके, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इस डेफिनेशन को. हाँ ज़रूर, ये डेफिनेशन आपको मिला होगा शॉप स्टैंडिंग ऑर्डर्स में. ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर्स को स्टेट्स ने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में फिक्स टर्म एम्प्लॉय को डिफाइन किया है. सो इट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. सिंपल सी बात है, क्या है फिक्स टर्म एम्प्लॉय? ऑन अ बेसिस ऑफ द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ फिक्स पीरियड. फिक्स पीरियड के लिए उसको ओके एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बट एक बात ध्यान में रखनी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय में हीज आवर्स ऑफ वर्क, वेजेस, अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन परमानेंट एम्प्लॉय डूइंग द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर. परमानेंट एम्प्लॉय को जितना वेजेस दिया जा रहा है उससे नीचे नहीं होना चाहिए अगर वो सेम नेचर का काम कर रहा है. एंड ही शैल बी एलिजिबल फॉर ऑल बेनिफिट्स. एक बहुत अच्छी बात है, आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे रहो, एम्प्लॉयर रख सकता है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, बट he should be eligible for all benefits under this code, under the law for the timing in force, available to permanent employee proportionately according to the period of service rendered. तो अभी बात आएगी कि whether he is eligible for the gratuity. Definitely yes. Okay, but proportionately he will be given the gratuity. So he need not complete the 5 years continuous period of service as is required for the permanent employees. तो एक नई प्रोविजन है okay, which has taken into consideration by the lawmaker कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने चाहिए सोशल सिक्योरिटी के, उसके लिए डेफिनेशन को बनाया गया है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, गिग वर्कर. देखो अभी हम लोग बहुत की डेफिनेशंस पे आ रहे हैं जो नई तरीके से डिफाइन की गई है, जो पहले हम लोगों ने देखी ही नहीं थी. गिग वर्कर मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स द वर्क और पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड. कौन सा आउटसाइड की बात हो रही है? जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के आउटसाइड है उसको हम लोग गिग वर्कर कहेंगे. जो परफॉर्म कर रहा है वो, पार्टिसिपेट कर रहा है वर्क अरेंजमेंट में और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से अर्न कर रहा है. ओके, बट वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में नहीं है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. तो ऐसे कौन से लोग रहेंगे जो गिग वर्कर के डेफिनेशन में आएंगे? graphic designer, yes, he is undertaking some work to design a logo or doing some graphic work, earning out of that activity, working for some kind of employer, but not in a traditional way of employer-employee relationship. So such kind of persons will fall under the gig worker definition. Definitely 2 marks के लिए expected question है. Home based worker. Home based worker means a person engaged in or production of goods or services for an employer in his home or other premises, okay, of his choice other than the workplace of the employer. Okay, कौन है? देखो
मीन्स अ पर्सन एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का, सर्विसेज भी दे रहा है, किसके लिए कर रहा है, फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है, इन हिज होम, मीन्स एम्प्लॉयर के घर पे हो सकता है, और अदर प्रीमाइसेस जो एम्प्लॉयर ने बोला है वो हो सकता है, ऑफ हिज चॉइस अदर देन द वर्क प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयर, ऐसा भी हो सकता है वर्क प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयर के आउटसाइड, फॉर अ रेम्यूनरेशन, पैसों की बात हो रही है, इरिस्पेक्टिव वेदर और नॉट एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स इक्विपमेंट मटेरियल और इनपुट्स, इरिस्पेक्टिव वेदर एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग मटेरियल इक्विपमेंट और अदर इनपुट। तो ऐसे बहुत सारे होम बेस्ड वर्कर है जो घर पे बैठे काम कर रहे हैं, ओके, फॉर द एम्प्लॉयर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड द गुड्स, तो ऑल दिस विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ होम बेस्ड वर्कर। तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ओके, अपॉइंटेड अंडर 122 उनका रोल रहेगा, दैट कैन बी आस्क्ड फॉर द शॉर्ट नोट। इंश्योरेंस फंड मींस डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, ओके, कौन से चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 3 ईपीएफ के स्कीम में आता है ये, ओके, ईपीएफ चैप्टर में आ जाएगा। देन इंश्योर्ड पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 28 किस में आएगा, ओके, बेसिकली ईएसआईसी में आएगा। इंश्योरेंस स्कीम मींस डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, अगेन ईपीएफ रिलेटेड है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, ओके, अगेन इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अभी देखो, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर इज डिफाइंड अंडर 2 प्लेसेस, इन एसएस कोड एज वेल एज इन द ओएसएच कोड, ओके। तो आपको दोनों तरीके से, ओके, इस डेफिनेशन को आप समझ सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो, विच आर द कॉमन डेफिनेशन विथ नो चेंजेस इन ओएसएच एंड एसएस कोड, definitions with changes in OSH and SS code, and different definitions like gig worker, platform worker coming in the SS code, OSH में कुछ अलग तरीके के डेफिनेशन आएंगे, उसको आप पढ़ सकते हो। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन है, ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट, जिसको एम्प्लॉय किया है, बट कहाँ से आया ये पर्सन, देखो महाराष्ट्र में काम कर रहा है बट आया है कर्नाटका से महाराष्ट्र में काम करने के लिए, हैज बीन रिक्रूटेड डायरेक्टली by the employer or indirectly through the, okay, contractor in one state for the employment in such establishment situated in another state, okay, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए आ रहा है, आइदर वो डायरेक्टली एम्प्लॉय किया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, या उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस एस्टैब्लिशमेंट में काम दिया जा रहा है, तो वो आएगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के डेफिनेशन। देखो इनके चैलेंजेस बहुत अलग है, ओके, बिकॉज दे आर कमिंग हियर, ओके, दे मे नॉट बी अर्निंग इनफ, ओके, इतना तो कमा नहीं रहे कि वो सारे फैमिली को एक स्टेट से लाके दूसरे स्टेट में ना रिलोकेट करे, ओके, तो इसीलिए इनकी प्रोविजंस बनाई गई है, इनके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको अलग तरीके से सोशल सिक्योरिटी देना ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ, ओके, इन वर्कर्स के लिए ओएसएच कोड में भी एक अलग से स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। हैज कम ऑन हिज ओन, खुद से आया है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर स्टेट, खुद से आया है, ओके, और उस स्टेट को, जिस स्टेट में वो आया है उसको हम लोग कहेंगे डेस्टिनेशन स्टेट। मीन्स व्हाट, महाराष्ट्र में एस्टेब्लिशमेंट है, कर्नाटका से महाराष्ट्र में काम करने आया है, तो विच विल बी माई डेस्टिनेशन स्टेट, Maharashtra will become the destination state, or has subsequently changed the establishment within the destination state, okay, और subsequently उसने उसी स्टेट में, okay, establishment change किया, under which, under an agreement or other arrangement for such employment and drawing wages not exceeding 18,000 rupees per month। देखो वेजेस कितना लिमिट किया है, 18,000 रुपीज पर मंथ, और सच हायर अमाउंट एज बी नोटिफाइड। तो 18,000 से अगर वो ज्यादा कमा रहा है वेजेस, तो ही इज नॉट अ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। आई बात समझ में, ओके, 18,000 से नीचे कमा रहा है, 18,000 कमा रहा है, देन ही इज द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, ये बात ध्यान में रखना है, ओके, आंसर लिखते वक्त। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके, ये डेफिनेशन कहाँ कनेक्टेड है, फैक्ट्री के डेफिनेशन में, याद रखना है, ओके, फैक्ट्री के डेफिनेशन में, मींस एनी प्रोसेस, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है विच इंक्लूड्स मेनी अदर प्रोसेसेस, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग, रिफाइनिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग, okay, article or substance with a view to use, sale, transport, delivery and disposal, pumping oil, water, sewage, other substances, generating, transforming power, power related भी वर्क हो सकता है, कंपोजिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग रिलेटेड वर्क्स हो सकता है, लिथोग्राफी, फोटोग्राफर, स्क्रीन प्रिंटिंग, ओके, 4 डायमेंशन प्रिंटिंग एक्सेट्रा, इवन शिप रिलेटेड और वेसल रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ओके, ये बात समझना है आपको,
Okay. Preserving or storing any article in the cold storage. So cold storage activity will also fall under the manufacturing process, or such other activities central government may notify from time to time. Okay, उस definition को भी लाया गया है. Maternity benefit in respect of chapter 6 means the payment referred to in section 1 ऑफ 60. तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के चैप्टर के रिलेटेड रहेगा, 6 नंबर का चैप्टर है. मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी पर्सन डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो ऑफकोर्स उसके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए. ओके, एंड नोटिफाई किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से कि हाँ ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है. ओके, तो चैप्टर 4, ओके चैप्टर 4 किसके रिलेटेड है, ईएसआईसी के रिलेटेड है, तो उसका रूल वहाँ आएगा. Medical termination of pregnancy means termination of pregnancy, okay, permissible under provisions of Medical Termination of Pregnancy Act, okay, related to definitely the maternity benefit, okay, provisions. Mine shall have the meaning assigned to it under section 2 of the Mines Act 1952. And minor means a person who has not attained the age of 18 years. ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है. ओके, जिसका 18 साल उम्र कंप्लीट नहीं हुआ है वो हो गया माइनर. एक एम का डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं एंड विल कंक्लूड विद दिस पर्टिकुलर ओके वीडियो. मिसकैरेज मीन्स एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस at any period prior to or okay during the 26th week of the pregnancy, but does not include any miscarriage causing of which is punishable under the Indian Penal Code. Now it is BNS. Okay, so miscarriage okay is related again to the provisions of the maternity benefit, okay, जो दिया गया है चैप्टर 6 में. ओके, तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में कितने डेफिनेशंस देखे, आउट ऑफ 91 48 डेफिनेशंस वी हैव कवर्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो ओके पार्ट 2 वीडियो ओके वी विल कवर द रेस्ट ऑल डेफिनेशंस. Okay, thank you so much for watching this particular video. If you found this video helpful, okay, kindly okay subscribe, share and like the video, and give the comment in the comment box, okay, whether you like the video, so that okay I can come up with the more videos like this in the future. Till then, goodbye.